अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक ज़माने में बात की जाती थी कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मौक़े चाहिए, तो बड़ा अहम है कि आपके पास एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ हो। और ये अपॉर्चुनिटीज़, ये ज़राए आपको मिलते थे अपनी काबिलियत के हवाले से भी, मेरिट आपके लिए दरवाजे खोलती थी, और दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसा है, सरमाया है, तो भी आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को मुमकिन बना सकते थे। बड़ी बड़ी जगहों पे एक्सेस हासिल कर सकते थे, नॉलेज हासिल कर सकते थे। लेकिन आज अगर बात की जाए कि ये गेटवे किसके पास है, तो वो दरअसल इंफॉर्मेशन हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात की जाती है। ऑटोमेटिकली जिस तरह ये दुनिया आगे बढ़ रही है, अगर आपके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से कटे हुए हैं। यानी हमने तो ये पूरी ट्रांजिशन अपनी ज़िंदगी में देखी है, बिकॉज वी आर नोन एज नॉट टेक्नोलॉजी नेटिव्स बट टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट्स। इससे मुराद ये होती है कि हम एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए, एनालॉग ज़माना था, डिजिटल ज़माना नहीं था। बचपन से आँख खोलते ही आपने और मैंने शायद इंटरनेट को नहीं देखा था। हम अपने तालीमी सफ़र में आगे बढ़े, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब कंप्यूटर महाराज और इसके साथ साथ इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों में आया, और अब हाल ही में सोशल मीडिया आया। यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी बहुत वाज़ेह फ़र्क है। बट देन देयर इज़ अ जनरेशन। आज के अगर बच्चों को आप देखें, एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो इतनी तेज़ी से, इतनी फुर्ती से टच स्क्रीन को, स्मार्टफोन को यूज़ करता है, बिकॉज ही और शी इज़ टेक्नोलॉजी नेटिव। उसने आँख खोलते ही ये दुनिया देखी, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ही वॉज बॉर्न इन दिस सिस्टम। और ये अब नई दुनिया की ग्रिड लाइन है, ये है नई दुनिया के गेट कीपर्स। अगर आपने एक यंग एज से बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया, आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में अवाम के लिए, अवामुन्नास के लिए लैपटॉप, और वो भी मेरिट के ऊपर लैपटॉप देने की कई स्कीम्स चलाई गई कि यंग लोगों को जब लैपटॉप मिलता है तो वो पढ़ाई में, तालीम और तरबियत में बहुत आगे जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया में इसी एक्सेस का दिन मनाया जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, क्योंकि हम एक पॉपुलस कंट्री हैं, हमारे लिए इंटरनेट एक रियलिटी है, लेकिन अभी भी इसको रह अर्ज़ पे इस दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, एक लैपटॉप या कोई इस तरह का काम हार्डवेयर इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको कोसों चल के जाना पड़ता है। अफ्रीका के कई ऐसे ममालिक हैं जहां हर घर में कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये 3G, 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी हमें किस तरह कनेक्ट करेगी, पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। लेकिन आज आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के कितने आप कनेक्टेड हैं, कितनी एक्सेसिबल हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी एक ऐसी ऑल द कंट्रीज़ जो कि UN सिग्नेटरीज़ हैं, उन्होंने साइन अप किया है कि अपने अवाम को, अपने शहरियों को ये हक़ हासिल होगा कि उनके किसी भी फ़ैसले के ऊपर अगर मज़ीद वो डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वक्त उनको रसाई दी जाए। यानी जिन लोगों को हम इलेक्ट करके, उनको वोट देकर ऐवानों में पहुँचाते हैं, मुंतखब करते हैं, वो हमारे हवाले से क्या लॉज बना रहे हैं, किस तरह बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट इस हवाले से मुझे लगती है कि बजट्स आर बेसिकली मॉरल स्टेटमेंट, आपकी मोरालिटी को डिपिक्ट करती है कि आपकी अक़दार क्या हैं, आपने फ़ैसले किन बुनियादों पे लिए हैं। तो यकीनन इस हवाले से आपसे सवाल भी किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, बल्कि आपकी इस फ़ैसले की रूह को समझने के लिए कि किस हवाले से ये फ़ैसला लिया, वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कहीं उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, कहीं उसमें एक राय या किसी के हुकूक को सल्ब तो नहीं किया जा रहा। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते वक्त आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है तो यकीनन एट टाइम्स वो आपके लिए करामत नहीं होती है, और आपको इतना ये तवील प्रोसेस होता है, इसमें इतना उलझा दिया जाता है कि इवेंचुअली आप अपना सवाल ही भूल जाते हैं। बहैसियत जर्नलिस्ट हम इसको रोज़ाना फेस करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप तक आए सही इन्फॉर्मेशन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, और वापस आएंगे और बात करेंगे ज़रा KPK BRT के ऊपर, जो कि काफ़ी महीनों की ताख़ीर के बाद चली तो, लेकिन फिर रुक गई, और अब उम्मीद है कि 1 महीने बाद दोबारा से ये सर्विस बहाल की जाएगी। क्या मुहर्रकात रहे, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। अब जरा बात करेंगे केपीके में बस जो रैपिड बस सर्विस है उसके हवाले से, यानी BRT जो शुरू से ही काफ़ी तनकीद का निशाना रही। PTI हुकूमत ने इसको अपने माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स के तौर पे पेश किया, लेकिन आपको बताते चलें कि 36 माह में मुकम्मल होने वाला ये प्रोजेक्ट दुनिया की महंगी तरीन BRT सर्विस करार पाई, क्योंकि इस पर तकरीबन 69 बिलियन रुपीज़ की लागत आ चुकी है। इसके अलावा जी काफ़ी ताख़ीर के बाद पहली दफ़ा ये सर्विस शुरू हुई 13 अगस्त को, लेकिन फिर शोमई किस्मत के 26 अगस्त को गुलबहार स्टेशन पे एक BRT बस में आग लग गई और उसके बाद दोबारा से इसको थोड़े से इल्तवा का ये शिकार हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि दोबारा ये सर्विस तैयार की जाएगी। तनकीद करने वालों को बहुत मौके मिल गए। बस के हवाले से भी उसकी टेक्निकल जो सेहत है उसका दोबारा से मुआयना किया जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ जो शाखें हैं, लेकिन खुसूसन ये कि शहरियों को अब दरपेश आने वाले मसाइल, 1 माह की और ताख़ीर हो गई है, इंतज़ार करना पड़ेगा BRT सर्विस के लिए। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे कॉलीग आजम की रिपोर्ट पेशावर से इसी हवाले से। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ऊपर टूटा खुदा करके और पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट BRT मंसूबा तकरीबन 3 साल में मुकम्मल हो ही गया। 13 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे में बार की तब्दीलियों और लागत में बेतहाशा इजाफे के बाद बनने वाला मंसूबा 1 माह भी ना चल सका और बिलाखिर मंसूबे को मौत चुका है शहरियों के। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपको बताऊं कि बस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसकी सिफारिश पर और लोगों की सेफ्टी को मलूज़े खाते रखते हुए बस सर्विस को टेम्परेरीली सस्पेंड किया। मैं आपको बताऊं कि जो 2 बसों में आग लगने के वाक़यात थे, हम ये चाह रहे थे कि दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा अनफॉर्सीन इंसिडेंट दोबारा रूनुमा ना हो, तो इसी हवाले से हमने इस सर्विस को टेम्परेरीली सस्पेंड किया और आफ्टर द प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द बसेस इसको प्रायोरिटी पर रिज्यूम भी किया जाएगा और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल किया जाएगा इसमें। सही। उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इन बसेस के बारे में कहा जा रहा था और सही कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन है कि इको फ्रेंडली हो, उसका क्लाइमेट फुटप्रिंट ज़्यादा ना हो, तो यानी ये बसें ऐसी थीं कि ये पोल्यूशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाती थीं। लेकिन फिर ये भी इशारा दिया गया कि बार बार आग लगने के वाक़यात इस वजह से हैं कि टेक्निकली हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं थी। सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि ये बसेस जो कि हाइब्रिड बसेस कहलाती हैं, ये मंसूबा यानी अभी शुरू भी नहीं हुआ था, इसकी तमाम तर तामीरात मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले इन बसेस को इंपोर्ट कर लिया गया और आज तक इसके हवाले से तकनीकी फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। अभी भी एक चीनी वफ्द टेक्नीशियंस का आया हुआ है जो इनका मुआयना कर रहा है। इसके बारे में कुछ रोशनी डालिएगा। आज मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो विजन की हम तारीफ करते हैं, बिल्कुल आई एंडोर्स दैट कि ये माहौल दोस्त बसेज हैं, ये हाइब्रिड बसेज हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और जो मैं आपको बताऊं कि टोटल एक तो बसेज वारंटी में हैं, तभी जो बस बनाने वाली कंपनी है दे आर कमिटेड इनफ कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए उसको देखते हुए वो मतलब हंगामी तौर पे पाकिस्तान भी आ गए और पेशावर BRT के हमारे ऑफिस में भी पहुंच गए हैं और ये 20+ जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, इंजीनियर्स हैं या माहिरीन हैं, वो आए हुए। वो दिन रात इसी पे काम हो रहा है कि जो बसेस हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई हैं, इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए ताकि बसेस को एज सून एज पॉसिबल रेक्टिफाई करके जो भी इनका इशू है इसको सर्विस को रिज्यूम किया जाए। ये माहौल दोस्त बसेज हैं जी बिल्कुल, और ये जैसे ही इस पे लागत कम आती है क्योंकि इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट, वो उस हवाले से इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है। कोई माइक्रो लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है, मैक्रो लेवल का प्रोजेक्ट है। और जब मैक्रो लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई माइनर से कोई डिफॉल्ट्स आ जाए, कोई इशू आ जाए, उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। और ये जो सर्विस रिज्यूम करने का है, हमारी प्रायोरिटी है कि सर्विस को एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम किया जाए, बट कीपिंग इन व्यू लोगों की सेफ्टी पे हम कॉम्प्रोमाइज ना किया था। तो मैं साहब, ये जो टेक्निकल वफ्द यहाँ पे पहुंचा है, इसने क्या इशारा दिया? अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स क्या कहती है, किस वजह से इन 2 बसेस में आग लगी? मैडम ऐसा है कि ये बसेस चूंकि हाइब्रिड हैं और इसमें सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, इसमें कंट्रोलर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनमें कई डिकोडिंग और कोडिंग और बाइनरी डिजिट्स के हिसाब से होता है। वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, लेकिन जो इनिशियली जो है वो इशू वो कंट्रोलर्स में है और कैपेसिटर्स में है कि उनमें जो इलेक्ट्रिक वो है दैट वाज अ बिग मतलब अनयूजुअल, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ।
फर्दर इशू क्रिएट ना हो, ताकि तमाम बसेस को हम असरनोसली चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सही। और जैसे ये सिस्टम, मैं साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, जिस तरह कहा गया कि इसकी जो इस पे जो रिसोर्स इंटेंसिटी है वो बढ़ती ही चली गई। क्या आप इसको नेग्लिजेंस कहेंगे, कोताही कहेंगे, कि टेक्निकल स्टाफ को तैयार नहीं किया गया? आपकी बसेस बेशक वारंटी में हैं, तभी ये चाइनीज टेक्निकल वफ्द यहाँ पे पहुंचा, लेकिन क्या हमारे पास ये एक्सपर्टीज लोकली नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली जबकि ये बसेस बहुत पहले इंपोर्ट कर ली गई और आपके पास काफी वक्त मौजूद था इन सारे प्रॉब्लम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने जो कहा मैं उसको 100% एंडोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे जो लोकल इंजीनियर्स हैं जी, एक तो जो वारंटी किसी भी चीज की होती है तो हमेशा जो कंपनी होती है वो खुद आके इंस्पेक्ट करती है। आप टीवी ले लें, आप कोई भी चीज ले लें तो कंपनी खुद करती है। अगर किसी लोकल इंजीनियर से कराएंगे तो उसकी जो वारंटी वो वॉइड हो जाती है। सही। तो इन ऑर्डर हम पब्लिक मनी को सेव कर सकें एज सून एज पॉसिबल, जितना पब्लिक के पैसे बच सकते हैं हमने बचाने ही हैं, और मजीद कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना। जो क्योंकि बसेस वारंटी में है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। जो बस बनाने वाली कंपनी है तमाम तरह अखराजात वो खुद बेयर करेंगे, जितना भी इशू होगा वो खुद बेयर करेंगे, चीजें रिप्लेस होनी वो करेंगे, इवन बस भी रिप्लेस होनी हुई तो वो भी करेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप लोकल इंजीनियर से करवा लें, कैपेसिटी सब इंजीनियर्स की होती है, ऐसे नहीं कि कैपेसिटी नहीं है। और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है पहले, बस के प्रोजेक्ट से पहले भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है, लेकिन एज ऑर्डर कि हम वारंटी को वॉइड ना होने दें, तभी जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो माहिरीन है वो पाकिस्तान पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इन चीज़ों पे महक़ा देने के लिए, बिकॉज लोगों के जहन में बहुत सारे अभाम थे, उनके लिए ये क्लैरिटी आई कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी। बिकॉज ये बसेस, ये रिसोर्सेज वारंटी में हैं तो हक यही बनता है, सही बात यही है कि ये जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वफ्द आए और इसको इंस्पेक्ट करे। लेकिन उम्मीद यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आएगी और पता लगाया जा सकेगा कि क्या वजह बनी दो बसेस के आग लगने की, और इंशाल्लाह ये ना सिर्फ सर्विस जल्दी बहाल होगी बल्कि शहरियों का, जो इससे सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी दोबारा बहाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस का हमें सामना रहा, हमें क्या पूरी दुनिया के सामने रही, और अब कई ममालिक में हम देख सकते हैं कि सेकेंड वेव आ रही है। इसी कोविड-19 के चैलेंजेस के दौरान फूड पैंडा केम फॉरवर्ड और उन्होंने, आपको याद होगा कि 1 लाख होम शेफ्स का इनिशिएटिव भी लिया, मेकिंग श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई ज़रिया आमदन उनका हो सके। अगर घरों में बाहिफाजत रहना भी है तो उनके लिए कोई अपनी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल करने के कोई मौक़े बन सकें। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आपके और हमारे लिए भी काफ़ी कन्वीनियंस थी कि अगर ग्रोसरी शॉपिंग ना हो सके तो फूड पैंडा वाज ऑलवेज देयर। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द गुड स्टेप्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि हमारे इस वक्त खित्ते में क्या सूरत हाल है। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब UN के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहा था। पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वंस अगैन बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये खिताब वर्चुअली यानी डिजिटली कनेक्ट करके किया गया, लेकिन उसमें बड़ी अहम बातें की। ख़ास तौर पर एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने मंजर आम पे लेके आए कि किस तरह का एक फैशिस्ट टोटलिटेरियन रवैया है इंडियन हुकूमत का, जो कि अपने ही शहरियों के हुकूक को सल्ब कर रहा है। और खुसूसन अगर हम वादी कश्मीर की बात करें जो कि पाकिस्तान की शहरग है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये वाज़े कर दिया कि कश्मीरियों की जो हक़ राय रही की एक स्ट्रगल है और उनकी लेजिटिमेट स्ट्रगल है, उसमें पाकिस्तान उनके साथ हमेशा रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि इस अजल बने वो तकरीबन 10 लाख है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी नज़र ये आ रहा है कि जो मिलिट्री अपटेक है वो बढ़ाया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर दुनिया को बावर किया कि इंडिया एक मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जनाब शाहिद अमीन साहब। जिया और उनका एनालिसिस लेते हैं कि ये किस हद तक इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू फाइट दिस टिल द वेरी एंड। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। आप समझते हैं जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंडिया दिया कि एक मिस एडवेंचर इंडिया प्लान कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, प्रॉबेबली अ मिलिट्री एक्शन, इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन इतनी मुस्तहकम लगती नहीं है ये सब करने के लिए? देखिए, हमारी जैसी तारीख़ रही है हिंदुस्तान के साथ और जंगें हुई हैं, टेंशन हुआ है, तो इसलिए हमेशा हमें मुहतात रहना चाहिए, हमेशा ऑन गार्ड रहना चाहिए। किसी वक्त भी अगर कोई एडवेंचर होती है या मिस एडवेंचर होती है उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, मेरे ख़्याल में
जैसे आपने इशारा किया, हिंदुस्तान इस वक्त इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है कि ये अकल से बईद है कि एक नई एडवेंचर, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक खेल, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और फिर ये ऐसा इलाका है जिसको डिफेंड करना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है। ये तो हो नहीं सकता कि वो आए और 24 घंटे में आज़ाद कश्मीर पे उनका कब्ज़ा हो जाए, ये भी बिल्कुल नामुमकिन बात है, क्योंकि इतने वहाँ पहाड़ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान की एक किस्म की कोशिश है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करे और प्रेशर बढ़ाए। ख़ुद उनके कश्मीर में जो हालात हैं उससे वो परेशान हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद साहब इसका एक और एंगल बनता है कि पूरी दुनिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका पहले भी बहुत दफ़ा इशारा दिया कि शायद खामोश इसलिए है कश्मीरियों के साथ जिस तरह उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि एक माशी फ़ायदा, एक इकनॉमिक बेनिफिट, एक रियलिटी है दुनिया की। इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल है, जब हम देखते हैं कि बेशतर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, लोगों के लिए क्वारंटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दुनिया की रेस में दूसरे नंबर पर है कोविड-19 में, क्या आपको लगता है कि ये जो इकनॉमिक रियलिटीज़ हैं ये भी शिफ्ट हो रही हैं? जी हाँ, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में टूरिज़म बड़ा होता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो रुक गया है। तो हर लिहाज से हिंदुस्तान अंदरूनी और मुश्किलात में घिरा हुआ है और मोदी सरकार जो है मेरे ख्याल में हालात से काबू पाने में बिल्कुल नाकाम है। तो इन हालात में भी आप कह सकते हैं कि भाई शायद वो तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे। पाकिस्तान इज द ओल्ड एनिमी ना, तो कुछ भी अगर करते हैं तो एक वक्ती तौर पे तो उनको कुछ वहाँ पे इंडिया के अंदर मोबिलाइज कर सकते हैं सपोर्ट। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर ताकत है और पिछले 40 साल में हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन की बुनियाद ये है कि वी हैव द न्यूक्लियर डिटेरेंट, और हर एक को मालूम है, इंडिया को मालूम है, सारी दुनिया को ये बात मालूम है। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई फ़ौजी जारियत होने का मुझे तो इम्कान नज़र नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि हमें हर लिहाज से मोहतात रहना चाहिए। असल में कश्मीर की जो उन्होंने एक किस्म का गैम्बल लिया था पिछले अगस्त में कि सडनली उन्होंने उसकी सारी हैसियत ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, आर्टिकल 340 हटा दिया और क्या क्या हरकतें की हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है सिवाय इसके कि कश्मीर में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और बढ़ गई है। और अब तो वहाँ के मैंने फ़ारूक अब्दुल्ला जो आमतौर पर प्रो इंडिया रहे हैं उनका जिक्र किया, उन्होंने कहा अब तो यहाँ कोई प्रो इंडिया रहा ही नहीं है, लोग चाइना को बेहतर समझेंगे हुक्मरानी बजाय हिंदुस्तान के, ये आलम था। तो उन्होंने ही हैज़ मैनेज टू एलियनेट एवरीबडी इन कश्मीर। सो आप कहते हैं कि ना सिर्फ कश्मीर में तो उन्होंने एलियनेट किया ही, लेकिन क्या पोल्स में कोई फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि कोविड-19 के तनाजुर में पहली दफ़ा जी इंतखाबात अब बिहार में होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी जो एक बहुत मशहूर बॉलीवुड केस चल रहा है उसको भी बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है फॉर बीइंग मोर सक्सेसफुल इन द पोल्स। तो आपको लगता है कि अगेंस्ट पाकिस्तान बोल के पाकिस्तान के खिलाफ जो फियर है, जो एंग्स्ट है, उसको बढ़ाकर मोदी सरकार को कोई फायदा हो सकता है इन दी इलेक्शंस? बिल्कुल, ये बात सही है कि उन्होंने हर बार वो पाकिस्तान कार्ड प्ले किया है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का एक महाज खोल दिया जाए, एक टेंशन कर दी जाए, उससे उनको वोट मिल जाते हैं। ऐसे ही वो एंटी मुस्लिम बातें करते हैं तो वो जहाँ एक किस्म के जो कट्टर हिंदू हैं उनकी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक इलेक्शन गैम्बिट है जो उन्होंने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है माजी में। तो हो सकता है कि इस वजह से भी हमें मोहतात रहना चाहिए कि वो इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मास खोल दें। लेकिन ऑन द होल मेरा अपना अंदाज़ा तो यह है कि मोदी इज़ लूजिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया, होना भी चाहिए। हर महाज पे तो उनको नाकामी हो रही है। कोविड का जो वहाँ पे तबाही मची है, आपको अंदाज़ा है दुनिया में शायद तीसरा नंबर है इनका, अमेरिका, ब्राज़ील और उसके बाद इंडिया का आता है। 1 लाख दूसरे नंबर पे हो गए जिस तरह के नंबर्स, क्योंकि रोज़ाना लाख की बुनियाद पर कोविड पॉजिटिव्स आ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाकई अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि देखिए आम का इसमें कोई कहीं पे भी वबा इस तरह की फूट सकती है और इसमें वाकई जितनी अगर कोई मदद की ज़रूरत है, पड़ोसी होने के नाते हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेंटिलेटर्स या दूसरी चीज़ें अगर पाकिस्तान से उनको चाहिए, लेकिन अहम बात यह है कि इस तरह का कोई मिस एडवेंचर प्लान ना करें, क्योंकि जिस तरह के कहा गया उसके लिए पाकिस्तान हर तरह का जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। बात इंसानियत की करनी चाहिए, आस पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे हों तो वैसे भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे यानी इलेक्शंस में फ़ायदे के लिए क्या इस आग को भड़काकर अपने लिए मज़ीद नुकसान पैदा करेंगे या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक जी। आप देख सकते हैं मेरे सामने दुनिया का नंबर 1 बिस्किट जो सबकी पसंद है यानी ओरियो, और इसको वाकई नंबर 1 समझा जाता है। अब आपके पास वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। अगर आप इसको रिवायती जो इसका कोको बिस्किट विद द वनीला फिलिंग होता है वो नहीं पसंद तो आप इसको स्ट्रॉबेरी के जायके में भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात 1 बाइट यानी ओरियो मिनीज भी अब आ चुके हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हैं एंड आई थिंक स्कूल ले जाने के बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि 5 रुपए और 10 रुपए का छोटा सा पैकेट है जिसको रखना आसान है। आप बच्चे के लंच बॉक्स में डालें, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन क्यों लंच बॉक्स की बात की जा रही है? क्योंकि आज ही स्कूल्स वापस खुल गए हैं। स्कूल्स ने ये कंडीशन हटा दी है, आपसे कहा है कि बिल्कुल आइए, अगर आप समझते हैं पेरेंट्स इस बात पे अपना कॉन्फिडेंस समझते हैं कि उनका बच्चा अपने आप को लुक आफ्टर कर सकता है तो SOPs को फॉलो करते हुए मास्क पहनाकर सैनिटाइजर के साथ आर्म करके आप बेशक उसको स्कूल पहुंचाइए। और स्कूल्स ने भी ये वादा किया है कि तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाएगा। ये किस हद तक मुमकिन है और खास तौर पे पेरेंट्स अपना दिल कड़ा कैसे करें और बच्चे को क्या हिदायत दें, ये बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर। आपका ताल्लुक है जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं आप अल अता फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। डॉक्टर आतिफ, क्या कहेंगे, पेरेंट्स ने आज बच्चों को स्कूल भेजा होगा जिन्होंने, उनको किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एज पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले SOPs को हमें फॉलो ज़रूर करना है। सही, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना कम हो गया है, तो ज़िंदगी हम नॉर्मल करेंगे। काफ़ी 6-8 महीने हम लोग गुजर गए हैं अपनी एक ज़िंदगी गुजारने में और बच्चों की एजुकेशन बड़ी डिस्टर्ब हुई है। 6 मंथ ऑलमोस्ट वो घर में बैठे हैं। ये साल तो आप समझे एकेडमिक कुछ पढ़ाई हो ही नहीं सकी। देयर वाज ऑनलाइन या बच्चे अपनी खुद ही अगर पढ़ाई कर रहे थे, नॉट दैट मोमेंटम। बिल्कुल, और हमें अब ये एहसास करना है कि कोरोना हमारे साथ रहेगा, ये इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा, तो हम अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे हमने मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं, हमने इससे पहले आई थिंक कभी इतने मास्क नहीं पहने होंगे, और सैनिटाइज़र और हाथ धो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ें जो हम लोग पहले लोगों को बड़ा समझाते थे कि जी आपको नज़ला हो जाए तो आप मास्क पहन लें ताकि आगे लोगों को ना लगे, क्योंकि वायरस पहले भी वायरस था। डॉक्टर, आप मुझे बताएं आपकी नज़र में क्या वाकई, क्योंकि इस पर बड़े मिले जुले तासुरात होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वाकई हमने अपना तर्ज ज़िंदगी बदल लिया है और इन चीज़ों के बारे में हम अवेयर हो गए, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मुझे तो कई जगह मैं जाती हूँ, मुझे ना मास्क नज़र आते हैं, और अगर मास्क किसी ने पहना भी होता है तो उसकी थोड़ी ना मास्क पहना हुआ होता है, उसके मुँह और नाक ने पहना नहीं होता। ये अब मैं आगे यही बात करने वाला था कि ये हमें जो एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होगा। हाँ। क्योंकि हर कोई आपको पकड़ पकड़ के चीज़ें नहीं बताएगा, और अल्लाह ताला का हम पे बहुत खास करम है कि जैसे केसेस में बता रहा हूँ, और मुल्कों में जो हमारे करीब हैं उनमें बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की हमेशा एक बड़ी रहमत होती है जो हम इस वक्त बचे हुए हैं। और अगर हम बताऊँ, पिछले हफ्ते आई वाज देयर इन इस्लामाबाद, और वहाँ एक तकरीब में FPCCI का इशाया था, अवार्ड्स थे, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। उन्होंने कहा देखें जी, हम इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकते मिन हैसुल कौम कि हमने कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं, ये अल्लाह ताला का करम है और हमें जितना हम सच शुक्र अदा करें उसमें कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल, अब मेरी यही आगे गुजारिश है लोगों से कि देखें, अल्लाह ताला का हमें भी कुछ मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, SOPs को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ज़िंदगी हमें गुजारनी है। अब कब तक हम सब चीज़ें बंद करके बैठे रहेंगे, और हमारी पूरी इकनॉमिक हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई है, लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए ना, बहुत परेशान हालत में। अब हर चीज़ अगर आप बेहतर तरीके से करें तो ज़िंदगी का एक तरफ, जैसे और भी बीमारियां थी उनको भी हम लोग लेके चलते थे। अच्छा, टिप्स के लिए आप कहना चाहेंगे कि SOPs को तो लोग फॉलो कर रहे हैं, बच्चों की डाइट में क्या विटामिन C और बीच में मल्टीविटामिन्स का बड़ा जिक्र हो रहा था। बिल्कुल, देखें, हेल्दी आपको डाइट तो अच्छी रखनी है साथ साथ, और मास्क सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि मास्क आपको ज़रूर पहनाना है, और मास्क की अब बहुत अवेलेबल है इसी हर जगह पे। और फिर स्कूल्स को मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि जी वो थर्मल गन ज़रूर रखें, और थर्मल गन्स रखें जो ह्यूमन टेम्परेचर के लिए। बहुत सारी ऐसी जगहों पे, क्योंकि सबको पता नहीं था कि कौन सी थर्मल गन्स होती हैं, उन्होंने फूड की थर्मल गन्स रखी हुई जो टेम्परेचर 86 दिखा रही होती हैं, 88 दिखा रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लोगों को भी हमें समझाना है कि जो वो आपने थर्मल गन्स, बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि आप खुद भी ज़रा जिम्मेदारी लें जब वो स्कूल जा रहा है या वापस आए। अगर आप ज़रा सा भी उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी हरकत और सकनात में आप कोई तब्दीली महसूस करें तो उसका टेम्परेचर खुद भी ले लें। बच्चे को बताएं जिस भी उम्र का है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। इंशाअल्लाह ताला थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजमी है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा ही अहम इशू आज के इस डिस्कशन में उठाने वाले हैं। अगर आपके पास टेलीफोन लाइंस हमारी खुली होंगी, आप भी इससे डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर फोर फ्रंट में आया साल 2020 में, जब लोगों ने एक दफ़ा फिर सवाल करना शुरू किया कि क्या हुकूमती फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर एक इंसान, एक शहरी पाकिस्तान में बीमार पड़ता है तो उसके पास क्या मौके मौजूद हैं। बहुत सारे एंगल्स हैं जी इस इशू के। हम देखते हैं कि अताई डॉक्टर्स से लेके डॉक्टर्स की गफलत पे बात की जाती है, हमारे पास अस्पताल कम है, क्लिनिक्स कम है, इस पे बात की जाती है। लेकिन एक बहुत अहम जुज़ यानी जो प्राइसिंग है, व्हेन इट कम्स टू द मेडिसिन, व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट, यानी द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ ट्रीटमेंट, उस पर बात करनी भी बड़ी अहम है। हाल ही में एक दफ़ा फिर इस बात पे फोकस इसलिए आया क्योंकि हुकूमत ने इस बात की निशानदेही की कि 94 ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसी हैं जिस पे एक दफ़ा फिर 10% तक कीमत बढ़ाई जा सकती है। इसका मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से ये दिया गया कि जब आप इन प्राइसेस को रेगुलेटेड रखते हैं, एक कम सतह पे इसको मुंजमद कर देते हैं, तो इसकी वजह से चोर बाजारी, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट खुल जाती है। क्योंकि जो मुनाफाखोर तबका है वो चाहेगा कि जाहिर सी बात है ये बड़ी अहम अद्वियात हैं और इसके ऊपर वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। दैट्स वाई इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट कि इनकी शॉर्टेज को, जो मसनूई किल्लत पैदा की जाती है मार्केट में, उसको ख़त्म करने के लिए इन प्राइसेस को रैशनलाइज करना, इनको बढ़ाना ज़रूरी था। इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान क्या कहते हैं, उनका ये वीडियो मैसेज हमारे पास मौजूद है। हमने कोशिश की कि वो लाइव हमारे प्रोग्राम में हो, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस स्टेटमेंट सेज इट ऑल। तो हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले शहरियों का क्या रद्द अमल आया, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। आप समझ रहे हैं शायद ये 5 रोज़ पहले कबल का जो मामला है 10% की हाइक का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन प्राइस इंक्रीज़ इन पाकिस्तान सर्च करते हैं तो अभी हाल ही की ये रिपोर्ट नहीं है, गुज़िश्ता 5 दिनों की रिपोर्ट नहीं, आपको हर 3 माह पहले तवातुर से ऐसी इंडिकेशंस मिलेंगी। अब अगर इसको हम एडअप करते जाते हैं कि 2 माह पहले भी 10% प्राइसेस बढ़ी थी, आज भी बढ़ी हैं, तो एक आम आदमी की दस्तरस से अद्वियात कितनी दूर होती चली जा रही हैं, ये आपके सामने है। इस पे लोग और शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दवाइयां मेडिकल स्टोर तो लैन वास्ते आए हैं तो दवाइयां अगे नालों अद्धी कीमत होर वध गई है। घरों पैसे कुछ लैके आई दे, अगों दुकानदार कुछ सुनाते हैं। जो गंदी हुकूमत आई है हमारे मुल्क में, जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। दवाइयाँ, गरीब आदमी दवाइयाँ कैसे खरीदेगा? दवाइयाँ एक तो महंगाई इतनी इस कदर बढ़ गई कि दवाइयाँ उन्होंने इतनी महंगी कर दी कि हर बंदा नहीं ले सकता, और अगर लेता भी है तो दवाइयाँ नकली मिलती हैं, 2 नंबर मिलती हैं। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं थी। गवर्नमेंट ने की करना साथ ही, गवर्नमेंट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में आके भी मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ रही है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। पहले भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इस तो बाद होर आवाम कितने जाएगी, दवाइयाँ किवें लवेगी, की करेगी। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि 2018 में क्या हुआ था। द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उस वक्त जो प्राइस इंक्रीज़ किया जा रहा है उसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत है, जो कि फैसला 14 नवंबर 2018 को लिया गया। आपको बताते चलें कि 40 साल में पहली दफ़ा था कि अद्वियात की कीमतें इस हद तक बढ़ी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 45,000 अद्वियात को अप टू 15% तक बढ़ा देने की इजाज़त दी गई। ये आपको 2 साल पहले का जो हुकूमती फैसला था, जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके तहत ये किया गया। अब उसके बाद 2 माह पहले की भी रिपोर्ट देखें, तब भी 10% का हाइक आया था। इस दफ़ा फिर 5 रोज़ कबल एक दफ़ा फिर, और बहाना वही आपको दिया गया है कि जी इनकी किल्लत हो जाती है, इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए बड़ा अहम है कि नदवियात की कीमतों को बढ़ाया जाए। तो बदतरीज आप और मैं तो आटा, दाल, चावल और आलू की कीमत को रो रहे थे, लेकिन साथ साथ जैसे कहते हैं ना, ट्रक की आड़ में रिक्शा भी निकल रहा है। जो अद्वियात हैं कि अगर आप नाकिस खुराक की वजह से, इन परेशानियों की वजह से बीमार पड़ जाएंगे तो वो अद्वियात जो आपका इलाज करेंगे वो भी बड़ी महंगी है। इस पर ज़रा बात करने के लिए हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है और आपकी कॉल्स भी हम ले, सबसे पहले जी हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे तौकीरुल हक साहब से, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। उनसे जानेंगे भाई ये कैसी किल्लत है, क्या वजह है। अच्छा, और इस कीमत पे भी आपको असली दवा मिले ना मिले ये आपकी किस्मत है, इसकी क्या वजह बनती है, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, 2 साल से बतदरीज सिर्फ अद्वियात की कीमत बढ़ रही है। आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। सिर्फ 5 रोज़ कबल की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त महंगी तरीन अद्वियात है लोगों के पास। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। ये मैं आपको बता दूं कि आज भी पाकिस्तान में जो अद्वियात मिल रही हैं
ये दुनिया में सबसे सस्ती तरीन है। और इफ़ यू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान मेडिसिन विद नेबरिंग कंट्रीज। सर बेस्ड ऑन व्हाट? ये जिस तरह बढ़ रही है प्राइस की, मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपने कहा ना कि दुनिया में बहुत, पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ये परसेप्शन सही कर दूँ कि पाकिस्तान में अद्वियात जो है वो दुनिया में सबसे कम कीमत पे है। और इसको, ये जो मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही फैक्ट बता रहा हूँ। सेकेंडली ये आपने जो सवाल किया कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, तो ये 94, ये जो 5 दिन पुरानी आप बात कर रही हैं, ये 94 अद्वियात वो हैं जो कि 10-15 साल से इनकी प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ था। प्राइसिंग पॉलिसी की जो आप बात कर रही हैं वो 2018 में आई है। इससे पहले 2001 से लेके 2013 तक पाकिस्तान में प्राइसेस मुंजमद थी। और अगर तो ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसे प्लैनेट पे है जहाँ ना तो डीवैल्यूएशन हो रही है, ना इन्फ्लेशन है, ना कीमतें बढ़ रही हैं, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, फिर तो सही है। लेकिन ये इंडस्ट्री भी यहीं एग्जिस्ट करती है। तो पहले तो 12-13 साल प्राइस इंक्रीज़ ही नहीं हुई। उसके बाद ये जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का कहा, दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। और ये डिसीजन जो था ये पूरा एक आइसोलेशन में नहीं हुआ था, इसमें इंडस्ट्री शामिल थी, कैबिनेट से अप्रूव हुई, सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट थी। और अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो आज जो हम 94 प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी आम इस्तेमाल की जो मेडिसिन है वो भी शॉर्ट हो जाए। नहीं, लेट मी कंप्लीट, वो भी शॉर्ट हो जाती। अब आई ये 94 जो 5 दिन पुरानी आप बात कर रही हैं, ये वो अद्वियात हैं जो कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं। इसमें कैंसर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रोडक्ट्स हैं, लो ब्लड प्रेशर की हैं, एसेंशियल ड्रग्स हैं ये। इसमें जो है वो ग्लूकोमा जो कालम होती है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आम इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन इनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जिस पेशेंट को ये ज़रूरत है, तो फैक्चुअली हो क्या रहा था। आई एम सॉरी तौकीर साहब, देखें सबसे पहली तो बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये आम इस्तेमाल में नहीं आती। अगर आपको कोई भी अस्पताल में अपने मरीज़ का इलाज कराना है, इमरजेंसी में ये अद्वियात काम में आती हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएँ जहाँ कहा जाता है गरीब आदमी का मुफ्त इलाज होगा, उससे सिर्फ कहा जाता है अद्वियात ले आओ, तो ये कॉस्ट डायरेक्टली एक मरीज और उसकी फैमिली करती है। अगर ये उसकी दस्तरस से, उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाती है, वो अपने मरीज का इलाज नहीं करा सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने खुद इशारा दिया कि 45,000 जो अद्वियात थी, इनको भी जान बचाने की अद्वियात ही कहकर हमने 2 साल पहले इनकी प्राइसेस में सबसे बड़ी, यानी आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो भी प्राइसेस हो, लेकिन एक पाकिस्तानी कंज्यूमर के हवाले से देखिए कि इन प्राइसेस में 200% तक की ज्यादती आई। यानी हम कोई 5%, 10% की बढ़ावे की बात नहीं करें, कहाँ 12 साल अद्वियात की प्राइस नहीं बढ़ती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे, इस हुकूमत के आते हुए 40 सालों में सबसे महंगी तरीन दवा इस वक्त पाकिस्तानियों को मिल रही है। हम इस पे आपका कमेंट जरूर चाहेंगे। नहीं, देखिए, ये फिर आप जो है ना, ये आपकी परसेप्शन गलत है कि महंगी तरीन है। मैं यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की महंगी तरीन है। पूरी दुनिया में देखिए, मैंने अमेरिका जाके दवाई नहीं लेनी है। मैं कह रही हूँ कि मैं 2 साल पहले जो दवा, अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसके लिए जो दवा आती थी, इन 2 years द प्राइस हैज गॉन 200 times अप। यानी 200% आपकी एक चीज की यानी दुगनी कीमत हो गई है, तिगनी कीमत हो गई है। तो हम तो बोलेंगे ना इसमें। नहीं, उसमें ये देखिए कि 200% की जो आप बात कर रही हैं ना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर 15 साल 13 साल प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी और जब भी करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा तो एकदम से प्राइस हाइक आएगी। अगर मेरिट पे हर साल कंप्लीट करें ना, करने दें मुझे, अगर मेरिट पे हर साल प्राइस इंक्रीज़ होती रहती तो एकदम से ये शोर ना उठता। नंबर 2 कि अगर एक गोली जो है वो ₹1.5 की है और वो मिल ही नहीं रही, बना ही नहीं पा रही इंडस्ट्री, और अगर उसकी प्राइस ₹5 जो है वो बढ़ जाती है, तो परसेंटेज में आप कहेंगे जी 60%, 70%, 80% हो गई। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, दवा अवेलेबल ही नहीं है, तो पेशेंट कहाँ जाएगा? तो ये प्राइस इंक्रीज होना जो था ये बहुत ज़रूरी था। आपने कहा कि 40 सालों का, इस तरह तो देखिए जी, डॉलर 40 साल नहीं, देखें 40 साल आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं? 40 years में दिस इज द बिगेस्ट हाइक। यानी अगर बढ़ती भी थी सर तो 10% कमी यानी ज्यादती हो जाती थी, 5% हो जाती थी। जब कीमत डबल हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी हाइक है। देखें 2018 की पॉलिसी जब आई है, ठीक है, एक तो पॉलिसी आई और दूसरा जो
डॉलर की डिस्पैरिटी है अगेंस्ट पाक रुपी, आप ये देखें कि 13 साल बाद 14 साल बाद जब एक दफ़ा प्राइस इंक्रीज़ 15% दी गई 2018 में, तो यकीनन जो है वो एक इतने साल बाद आई। उसके बाद जो पॉलिसी है उसमें तो CPI से ये फिक्स्ड है कि जो गवर्नमेंट CPI जो समझने की ये कोशिश कर रहे हैं ना कि यानी पूरी दुनिया में आप देखें इस वक्त अगर अमेरिकी कहते हैं कि हमारे पास अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहती हैं कि ये दवा इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हमने R&D की, तो उसको चैलेंज करने के लिए चाइना और इंडिया मौजूद हैं कि हमारे पास से मैन्युफैक्चर कराइए। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी वैक्सीन जो आ रही हैं वो इंडिया से आ रही हैं और कम कीमत पर आ रही है। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कीमतों को बढ़ाते हैं तो क्या R&D में खर्चा आ रहा है, कहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही है, क्या ऑल दीज बुक्स आर वेरी क्लियर। और सबसे बढ़कर ये इसके जो पॉलिटिकल एंगल है उसको मैं कवर करना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फ्रॉम लाहौर जनाब सलीम शेख साहब मौजूद हैं। सलीम शेख साहब, ये अद्वियात की कीमतें अगर हम इसको बैक ट्रैक करते हैं और जिसका मैंने हवाला दिया 2018 के इस फैसले का, यानी ये मौजूदा हुकूमत के पहले 100 दिन थे हुकूमत के और अद्वियात की कीमतें इतनी स्काई रॉकेट कर गई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं ना थोड़ा सा आपको एक बात बताऊंगा कि हुकूमतों को चाहिए कि तमाम फार्मा इंडस्ट्री का जो है वो डाटा ले और डाटा लेने के बाद जो है उनकी प्रोडक्शन चेक करे और प्रोडक्शन के बाद जो है उनका प्रॉफिट चेक करे कि कितना प्रॉफिट ये कौन सी मेडिसिन पर किस तरह कमा रहे हैं। ये नहीं होता कि अगर एक मेडिसिन पर प्रॉफिट 10% कमा रहे हैं तो एक मेडिसिन जो है उस पर 200% प्रॉफिट जो है वो कमाया जा रहा है। होता ये है कि कई आइटम ऐसी होती हैं जिन पे प्रॉफिट जो है वो कम से कम लिया जाता है, उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है और मार्केट में वो वाकई ही बहुत सस्ती होती हैं। लेकिन होता ये है कि हम यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो ड्रैब के नुमाइंदों से मिलती है, ड्रैब के नुमाइंदे जो है वो हुकूमत की चेन से मिलते हैं और हुकूमत की चेन से मिलने के बाद जो है वो एक सेट पैटर्न तय कर लेते हैं कि जी देखें अब पिछले 8 साल से हमारी अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी, तो लिहाजा पिछले 2 साल में जो है 3 बार अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी और अब रिसेंटली जो है वो 262% तक जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कैलकुलेशन जो है हुकूमत के पास मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो उसकी क्या कास्ट है, यहाँ पर जो उसकी बनाने में कितनी कास्ट है, यहाँ जो मुलाजम है उनकी कितनी कास्ट है, उसके बाद जो है अद्वियात की कीमतों का तयन होना चाहिए। लेकिन मैं माजरत के साथ ये एक बात करूँगा कि जो अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं ये कीमतें जो है अपनी मर्जी से मुताबिक तय करती हैं और उसके लिए जो अब जो इन्होंने मार्केट करनी होती है अपनी मेडिसिन, उसके लिए जो है ये डॉक्टर्स को जो है वो एक किस्म का हायर करते हैं और डॉक्टर्स को हायर करने के बाद जो है वो अपनी मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब करवाते हैं और फिर डॉक्टर्स को जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो गिफ्ट दिए जाते हैं। बल्कि ये भी होता है कि डॉक्टर्स को गाड़ियाँ भी दी जाती हैं और उनको बाहर के ये जो आप बातें कर रहे हैं ना इंसेंटिवाइज करना, खास तौर पे डॉक्टर्स से अपनी नेटवर्किंग करना या एक कोई जेनेरिक दवा है तो उसको अपने ब्रांड की दवा से कहना कि इसको पुश किया जाए, ये तो जी पूरी दुनिया में होता है। और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहती हैं कि जब हम इस पर रिसर्च करते हैं जो बेहतर दवा होती है, जो उनका मार्केटिंग का तरीका है, तो वो डॉक्टर्स से बात करते हैं। दिस हैपन्स अराउंड द वर्ल्ड। इस वक्त जो चीज़ फोकस में आ रही है कि हम जब बात करते हैं एक अवाम दोस्त हुकूमत की जिसके लिए अव्वलीन तरजीहात सेहत और तालीम है, तो ऐसा कैसे है कि इस दौरे हुकूमत में हाईएस्ट प्राइसेस पे आपको अद्वियात मिल रही हैं। और दूसरा ये कि हम अभी तो बड़े खुश हो रहे थे कि ड्यूरिंग द कोविड-19 हमने जी खुद वेंटिलेटर्स बना लिए हैं और हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन R&D में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है? क्या ये सब की सब दवाइयाँ सिर्फ इम्पोर्ट हो के हमारे यहाँ ही इनकी खपत हो जाती है, यानी ये बिक जाती हैं, लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, या पाकिस्तान वाकई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई मेरे ख्याल में खातिर ख्वाही इसमें तब्दीली ला पा रहा है, कोई पेशरफ्त कर पा रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं हम अद्वियात की कीमतें बढ़ने की। हुकूमती जो मौक़िफ़ था वो मैंने बताया और अभी आपको सुनवाते भी हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कैप्टन नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तौकीरुल हक साहब से एक क्वेश्चन करना था, बड़ा इम्पोर्टेंट। जी फरमाइए।
जी तौकीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तौकीर साहब मैं कैप्टन नवीद बात कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग आफ्टर वन आई हॉस्पिटल इन कराची। जी फरमाइए। जी जी आप अपना सवाल कीजिए। जी ये एक मेडिसिन है एसीटाज़ोलोमाइड जो कि डायमॉक्स के नाम से भी आती थी और एजेडम में भी यहाँ पे मिलती थी। अब फॉर द लास्ट 1 ईयर ये इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आई से रिलेटेड, ऑब्वियसली ये बाकी जो बीमारियां हैं उसमें भी ये यूज़ होती होगी, तो ये पूरे पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल। और पहले जो मिलती थी वो 30 रुपए की 30 गोलियां मिलती थी एंड विच वॉज वेरी इजी फॉर द पेशेंट टू बाय यू नो फ्रॉम द एनी मेडिकल स्टोर। अब मसला ये है कि अब ब्लैक में ये मिल रही है और एक गोली जो है वो 100 रुपए की मिल रही है और पाकिस्तान की नहीं, ये सब स्मगल होके ये मेडिकल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है और मरीज चूंकि बीमार है उसको मजबूर है तो वो मेडिसिन लेनी पड़ती है उसको। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एज ए चेयरमैन ऑफ योर सोसाइटी व्हाटएवर, आप प्लीज इसको जरूर देखिए और जो ऑलरेडी कंपनीज बना रही हैं उनको आप कहें कि ये खुदारा ये मरीजों के लिए बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल हमारे पास आ गया। तौकीर साहब योर रिस्पांस टू दिस। जी कैप्टन साहब थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो हाईलाइट किया आई फुली एग्री कि ये एसीटाज़ोलोमाइड जो है इसके ऊपर बहुत 1 साल से नहीं बल्कि ये 4-5 साल से ये इशू है और ये कई सालों से ये हार्डशिप केस में ये प्रोडक्ट फंसी हुई थी और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि अभी जो 5 दिन पहले 94 अद्वियात की प्राइस रिवाइज़ की गई है हार्डशिप केसेस में जो कि जान बचाने वाली अद्वियात है, उसमें ये एसीटाज़ोलोमाइड भी शामिल है और अब इसकी प्राइस जो है वो रिवाइज़ होने के बाद ऑल द कंपनीज विच हैव दिस प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद देम ये अगले 10 से 15 दिनों में ये फ्रीली पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगी और यकीनन जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं वो इससे सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन टू दिस बिकॉज हमने इस इशू पे बात की और किल्लत की भी बात की जा रही है अद्वियात की और उसको पे प्लग इन करने के लिए स्मगलिंग तरीका है। आप लोगों का जो केस है जैसे आपने खुद कहा हार्डशिप केस, इससे मुराद होती है कि जी एक तो ये बड़ी ज़रूरी दवा है और अगर इसकी प्राइस ना बढ़ाई गई तो दूसरे तीसरे तरीक़ों से आती है बिकॉज इट मेक्स नो बिजनेस सेंस। आपकी मर्जी की प्राइस हाइक पिछले 2 सालों से आप लोगों को मिल रही है, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपने खुद कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स थे, फिर ज़रूरत महसूस की गई, इस दफ़ा फिर 10% प्राइसेस बढ़ गई। इससे स्मगलिंग कर्ब कैसे हो रही है? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी इशारा दिया कि जो ब्लैक मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है उस पर कैसे छापे मारे जाएंगे, जैसे कि दुनिया भर में जहाँ अगर गंदम चीनी इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही होती है या वो ब्लैक में आ रही होती है तो उसका क्रैक डाउन ऑपरेशन होता है। आज तक मैंने मीडिया में कभी नहीं देखा कि किसी हुकूमती इदारे ने क्रैक डाउन करके जान बचाने की अद्वियात जो ब्लैक में स्मगल हो रही थी उनको पाया है और उसको मंजर आम पे लेके आए हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए अगर तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये जान बचाने वाली अद्वियात अवेलेबल नहीं होंगी तो वी आर अट्रैक्टिंग स्मगलिंग। ठीक है, अब इसी दवा की एग्जांपल ले लें, अब जब ये मार्केट में आ जाएगी और ये 7 रुपए की अब होगी एक गोली जो कि ये 100 रुपए की मिल रही थी तो वो स्मगलिंग खुद ब खुद कर्ब होगी। और दूसरा ये स्मगलिंग को रोकने का काम गवर्नमेंट का है, दे शुड लुक इनटू दिस। लेकिन हम कैसे मान लें जैसे बाकी चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, शायद आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि प्राइसेस ऊपर जाएं तो मार्केट में ये अद्वियात मुहैया की जाए। अंदोज़ी की बात नहीं है। देखें ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। रॉ मटेरियल पाकिस्तान में 95% जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो इस वजह से ये फिजिबल ही नहीं था इन मेडिसिन को बनाना। अब जब मैं फिर ये कहूँगा कि शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फैसल सुल्तान का, गवर्नमेंट का, कैबिनेट का कि ये एक बिल्कुल वाइज डिसीजन है। अदरवाइज इसका हल 2 हल है। एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दें। वाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अभी जो बात कर रहे थे वहाँ से कि जी 262% प्राइस इंक्रीज हुई है, ये इस तरह ये मिसकॉन्सेप्शन है। हर प्रोडक्ट पे 262% नहीं हो, किसी की 5% बढ़ी, किसी की 10। यस कोई एक आध दवा
दवाई होगी जो 262% बढ़ी है 94 पे, लेकिन वो मार्केट में जो अवेलेबल थी वो इतनी हाई प्राइस पे थी। और सेकेंडली ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी मर्जी से मनमानी कीमत नहीं बढ़ा सकती। साहब लेकिन ये बहुत एक नाइव आर्गुमेंट इस वक्त आप मुझे दे रहे हैं। मैं खुद क्योंकि अपने घर के मरीजों के लिए अगर अद्वियात खरीदती हूँ, मुझे पता है कि एक ही दवा की कीमत जो आप कह रहे हैं कि इतनी रेगुलेटेड प्राइस है, 2 मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाइए आपको अलग अलग कीमत मिल जाएगी। उस पर फिर आप हाथ उठा के कह देंगे कि जी जो बाहर से दवा आ रही है उसकी प्राइस रेगुलेट नहीं हो सकती। हम यहाँ पे सवाल हुकूमत से कर रहे हैं। देखिए आपको वाइज डिसीजन लग रहा है क्योंकि दवा की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि ये हुकूमत जो कहती है कि उसके लिए कलीदी नुक्ता अवाम की सेहत और अवाम की तालीम है। पहले अपने 100 रोज़ा हुकूमत में पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन अद्वियात यानी 45,000 अद्वियात की कीमत बढ़ाई गई अप टू 200%। चले 262% नहीं करते, कुछ कीमतें तो गई होगी। तो अगर एक बंदा पहले जिस तरह भी इशारा दिया गया 30 गोलियां 30 रुपए की मिलती थी, अब एक गोली 1000 रुपए की मिल रही है, तो गरीब आदमी की दस्तरस से तो निकल गई। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि गोली 1000 की नहीं मिल रही, एक गोली अब 7 रुपए की मिल रही है, वो 100 रुपए की स्मगल्ड मिल रही है। चले मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपकी एक तरफ अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, सेहत के शोबे पे हमारा जो बजट है वो हमारे सामने है, इसका मतलब है कि सरकारी जो अस्पताल हैं आप उनको सब्सिडाइज दे रहे हैं। दैट इज अ कॉन्कॉक्शन डन। चले एक इक्वेशन ऑलरेडी रन कर दी गई है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत हमेशा रहती है। उसके केसेस हम देख रहे होते हैं, कभी डॉक्टर सरापा एहतजाज होते हैं, कभी मरीज सरापा एहतजाज होते हैं, कभी किसी के पास मास्क नहीं होता, वेंटिलेटर नहीं होता। ये कोविड की वजह से इन फोकस आ गई हैं। बाकी जो अद्वियात का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, मिसाल क्या दी गई है, आइए आपको एक एक्सर्प्ट सुनाते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट में से। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एक मिसाल देता चलूं, कई दफा लोग परसेंटेजेस या फीसद इजाफे का जिक्र करते हैं और मैं समझता हूं कि इस मामले को इस तरह बयान करना कुछ गुमराहकुन है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक दवा है जो उसकी फिक्स्ड कीमत थी वो 1.5 रुपए थी और उस वजह से उसकी मार्केट में फराहमी नहीं थी और उसकी कीमत बेहतर करके इम्प्रूव करके 5 रुपए कर दी जाए और उसके ज़रिए वो अवेलेबल हो जाए, तो ये इससे बहुत बेहतर है कि उससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा कीमत देकर लोग गैर मियारी या स्मगल दवा खरीद रहे हों। एक तो नंबर 1 इसमें आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि आप इस वक्त कैसे यकीनी बनाएंगे जो गैर मेयारी या नकली अद्वियात मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थी, अब वो इंसान को 5 रुपए की कीमत पे नहीं मिल रही होंगी। यानी यकीनन उसकी कीमत पहले थी 1.5 रुपए, लेकिन अब आपने उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी। क्या आपने मार्केट से जो तमाम नकली अद्वियात थी, जो गैर मेयारी अद्वियात थी, उनको सीज कर लिया? क्या हुकूमत ने इसके ऊपर कोई पेशरफ्त की कि जो ब्लैक में स्मगल हुई हुई दवाइयाँ थी उनको वो मार्केट से सारी उठा ली गई हैं? जो शॉर्टेज मार्केट की है उसका भी केस हमारे पास कोई मौजूद नहीं है कि क्या वाकई इन अद्वियात की प्रोडक्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी या क्या मामला हुआ। और सबसे बढ़कर ये डॉक्टर फैसल, जिस चीज़ की कीमत अगर 1.5 रुपए है और वो 5 रुपए हो जाती है, एक गरीब आदमी के लिए ये 5 गुना ये आपका प्राइस हाइक है, ये उतना ही परसेंटेजेस में हाइक है। आप 1.5 रुपए को 150 रुपए समझ लीजिए और अगर उस चीज़ की कीमत 500 हो जाती है, इसका फ़र्क मेरी जेब में पड़ता है। आपको एक और अंदाजे के मुताबिक बताते रहें कि आज से तकरीबन 18 साल पहले हम कहते हैं कि अगर एक गरीब आदमी 100 रुपए कमाता था तो उसके 25 रुपए तकरीबन जाते थे घर के खाने पीने के अखराजात में, और उसके पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम होती थी कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सके, मेडिसिन ले सके। इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का हाल है, एक गरीब आदमी जब 100 रुपए कमाता है तो तकरीबन 75 से 80% रुपए उसके सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। अब इसके बाद उसने क्या अपना इलाज कराना है, कौन सी दवा लेनी है, तो ये 1.5 रुपए की दवा अगर 5 रुपए की होगी तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। ये वो अहम सवालात हैं जिस पे हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि एक मौमा बन चुका है, एक मिस्ट्री बन चुकी है कि गुड गवर्नेंस क्या होगी। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इक़्तिदार में आती हैं, इक़्तिदार में आने से पहले आपसे कहती हैं कि आम आदमी की सेहत, तालीम, उनका रोज़गार, रोटी कपड़ा मकान उनके लिए अहम है। वहीं पर उनसे सवालात होने चाहिए कि ये क्या माजरा है, सेहत का बजट आप बढ़ा नहीं रहे, अद्वियात की कीमत जो एक आम आदमी की दस्तरस में है उससे बाहर होती चली जा रही है। अगर जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए आपने एहसास कार्ड या
सेहत कार्ड दे भी दिया उसको, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम वो कैसे रखे। लेकिन फिर भी जी हमारे यहाँ इस तरह के इदारे मौजूद हैं जो लोगों की इमदाद करते हैं। और सबसे पहले यहाँ मैं बात करना चाहूँगी इंडस हॉस्पिटल की, जो कि नेशन वाइड नेटवर्क है जहाँ पे क्वालिटी हेल्थ केयर आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ट्रीटमेंट मिलता है। उनसे जानते हैं कि इस प्राइस हाइक पे तासुरात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडस अस्पताल के बानी जनाब डॉक्टर बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये जो प्राइस हाइक है बतदरीज, ये मैं सिर्फ 5 रोज़ पहले की बात नहीं कर रही हूँ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उस वक्त भी कहा गया कि पाकिस्तान के 40 सालों में 45,000 अद्वियात की कीमत बढ़ाना, अब ये चले परसेंटेज की बात नहीं करते, कीमत की बात नहीं करते, सबसे महंगी अद्वियात हो गई हैं। एक फलाही इदारा आप रन कर रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है। आपके अस्पताल की कारकर्दगी पे, इसके ऑपरेशंस पे इस प्राइस हाइक का क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जो भी इंक्रीज आता है उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आता है कि जब चाहे वो बिजली का रेट बढ़ जाए, चाहे गैस का रेट बढ़ जाए, चाहे दवाइयों के रेट बढ़े, और उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन ये है कि ये भी हमको एनालाइज, अभी क्योंकि मैंने ऑफ हैंड देखा नहीं है कि कौन सी मेडिसिन क्या बढ़ी है और हम पहले किस कीमत पे ले रहे थे। वो क्योंकि जो बहुत सारी जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, जो मेरे हिसाब से, मैंने पूरी लिस्ट सुनी थी कि कुछ उसमें डेफिनेटली वो हैं, क्योंकि जो लोग मैन्युफैक्चरर को वो हमारे भी नहीं आता था तो वो बनाते नहीं थे, हालांकि रजिस्टर्ड ड्रग है वो बताते रहे हैं, लेकिन जब से प्राइसेस नहीं बढ़ी कुछ उस हिसाब से उन्होंने रोक दिया था। फिर ये बाहर से आ जाती हैं, स्मगल होती हैं, तो वही चीज़ आप 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खरीद रहे होते हैं, तो वो इसका सही पिक्चर तो उस वक्त आएगी जब मेरे पास अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम से आप हरगिज़ ये इंप्रेशन ना लीजिएगा कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं हम उन पे सारा मलबा डाल रहे हैं। देखिए, आफ्टर ऑल दे आर इन द बिजनेस ऑफ डूइंग समथिंग, और मैं ये नहीं कहती कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स को उसकी देखिए एक तो फराहमी को यकीनी बनाते हैं, कितने लोगों का रोज़गार उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ जो चीज़ हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है, यानी एक तरफ सेहत का बजट बढ़ता नहीं है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, एक आम आदमी के रिलीफ के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए उनके जहन में क्या खाका है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि तौकीर साहब, एज योर ओन अंडरटेकिंग ऑफ द एसोसिएशन एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, आपने जैसे खुद कहा कि ये हाईली कम कीमतों पे इनको सरकारी अस्पतालों में और वैसे भी फलाही इदारों में दिया जाता है, इस प्लेज को आप लोग अभी भी अपहोल्ड करेंगे? एग्जैक्टली देखें, जो जितने सरकारी इदारे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वी डू नॉट डू कमर्शियल बिजनेस। हम गरीबों का ख्याल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंडस्ट्री जो है, जो जितने टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन जो चैरिटी पे चल रहे हैं, उन पे हम स्पेशल प्राइस देते हैं, इवन कॉस्ट प्राइस पे भी अवेलेबल कराते हैं, एंड दैट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एब्सोल्युटली। अब आ गया, ये तो हमारा रोल हो गया ना, दैट्स अ लिमिटेड रोल। अब गवर्नमेंट, जैसे कि इमरान खान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमेशा से बिफोर कमिंग इनटू पावर ही हैड 2 मेजर इश्यूज जिसको वो हमेशा हाईलाइट करते थे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। तो कि साहब, लास्ट मिनट ऑफ द शो है, मुझे आप दोनों को एक छोटा सा सवाल करना है और उसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह, मुझे ये बताइए कि आप लोग इतना ज़्यादा एडवोकेसी बाकी चीज़ों के लिए करते हैं, प्राइस हाइक के लिए करते हैं, स्मगलिंग को और ये जो गलत जराए से अद्वियात आ रही हैं उसको क्रैक डाउन करने के लिए डॉक्टर बारी, तौकीर साहब, उसके ऊपर एडवोकेसी कितनी ज़रूरी है और उस पर क्या पेश रफ्त है हमारे सामने? देखिए, मैं जब पहले बात कंप्लीट कर, सर वक्त नहीं है मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए और हम जो पुअर पेशेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के, अगर ये सेहत का बजट बढ़ता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिलके और प्राइसेस जो और ज़्यादा मकदार में अवेलेबल कर सकते हैं, और जहाँ इसमें नहीं है, एक अभी तक आ रहा है, इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। और जहाँ तक स्मगलिंग का आप ये कह रही हैं, जब ये